प्रिंट कम्स टू यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रिंटिंग जो अभी तक हम छपाई का काम हो रहा है, जिसके जरिए किताबें और भी कपड़ों पे जो प्रिंट छप रहा था, वो कैसे यूरोप तक आता है। मैंने पहले ही आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बेसिकली एक तरह से समझा जाए तो बिजनेस के जरिए ही होता है। जो मर्चेंट्स थे, जो यूरोप में के जो मर्चेंट्स थे, वो चाइना में जा रहे थे, कोरिया में वहाँ से वो लोग उठ के कहाँ आए, अपने अपने देश आते हैं। अपने देश कहाँ? यूरोप। और फिर वहाँ पे वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर जाते हैं। किस तरह जाते हैं वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते हैं और समझते हैं। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। इन द 11th century Chinese paper reached Europe via the same route. Paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. मतलब क्या है इसमें? वही बातें बताई जा रही हैं कि सदियों पहले, शताब्दियों पहले क्या हो रहा था। सिल्क और स्पाइस का जो चाइना से जो रूट था, यूरोप तक जाता था, जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं, है ना। बिजनेस करने का वो रूट था। कहाँ से? चाइना टू यूरोप, या यूरोप टू चाइना जो चलता था, तो जो उस रास्ते से जा रहा था, तो उसी के कारण ये सब चीज़ पॉसिबल था। 11वीं शताब्दी, इन द 11th सेंचुरी में क्या होता है, जो चाइनीज़ पेपर है वो यूरोप पहुंचता है उसी रूट के जरिए, सिल्क रूट के जरिए। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। अब जो पेपर का चूंकि आविष्कार हो चुका था, तो अब ये बड़ा आसान हो जा रहा था कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंटेन करना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसे बोल रहे हैं हम लोग? पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट कह सकते हैं वो लोग जो प्राचीन किताबें, जो भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो लिखे जा रहे थे, उनके बारे में बात हो रही है। ये बहुत ही ध्यान से स्क्राइब्स के द्वारा लिखे जाते थे। स्क्राइब्स का एक पर्टिकुलर इंसान होता है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैंड राइटिंग बना बना के लिखा करते थे, है ना। ये चीज़ें हुआ करती थी। अगर आप जैसे देखोगे बुक्स में, है ना, ये जो लोग हैं, ये किताबें छप रही हैं, ये लोग कर रहे काम, ये सब क्या है? ये सब के सब अगर आप देखोगे तो ये एक काम कर रहे हैं किताबें छापने का। ये देखो, ये सब चीज़ एक कलाकार पेपर पे बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से किताबें भी लिखी जा रही हैं। जैसे आप कई बार पेंटिंग्स देखते होंगे, जो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स में लिखे रहते हैं, क्या स्क्राइब्स लिखते हैं, पर्टिकुलर जो लोग होते हैं उनके लिखने के लिए, वे लोग होते हैं। Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. 1295 में क्या हुआ? मार्को पोलो का हम सब नाम जानते हैं कि बहुत ही बड़े वो, है ना, घुमक्कर हुआ करते थे, जो पूरी दुनिया घूमते रहते थे। तो वो इटली वापस आए घूमते घूमते, और उन्होंने जो एक्सप्लोर किया चाइना में, ढूंढा, वो क्या था? यही चीज़ थी, पेपर। As you read above, China already had the technology of wood block printing. जैसे कि हम सब जानते हैं, चाइना के पास तो ऑलरेडी अभी क्या है, लकड़ी से वो छापने की तकनीक है उनके पास, ठीक है। मैंने कहा था ना शुरू में, लकड़ी से छापने की तकनीक। और हम लास्ट में पढ़ा था क्या, कि यूरोप से ये लोग मशीन लाते हैं छापने के लिए। तो कैसे? देखिए, घूम के दुनिया गोल हो जाती है कि यहाँ से जाता है, चाइना से यूरोप जाता है, लकड़ी पर छापने का टेक्निक, और फिर वहाँ से उसे वो यूरोप में डेवलप करते हैं मशीन, और फिर वापस वो चाइना ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विथ हिम। Now Italian began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other part of Europe. अब इटालियंस भी इसी तरह से किताबों को उस टाइम छाप रहे थे, और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। लग्जरी एडिशंस आर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम, है ना। अब जो लग्जरी एडिशंस हैं, वो अभी भी हाथों के द्वारा बहुत ही एक्सपेंसिव वेलम पे लिखे जाते हैं। वेलम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, है ना। एक जैसे आप बोल सकते हो कि पेपर हो गया, या टुकड़ा जिस तरह का बोल सकते हैं, जिस पे कि लिखने की का प्रयोग हुआ जाता है। जैसे आप लोग को पूरा जो पुराने सीरियल्स देखते होगे, तो देखते हो ना, कैसे स्क्रॉल जैसा रहता था, है ना, संदेश लेके आते थे। उसी तरह वो कई बार ना आपको एनिमल्स के स्किन पे भी का भी प्रयोग करते थे, ताकि कवरिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो उसी तरह बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो हैंड रिटन किस ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम पे वो किया करें, मीन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरी। जो बड़े-बड़े अमीर लोग हुआ करते थे, जो या फिर जो उनकी लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ पे ये लोग इसे सँभाल के रखते थे। व्हिच स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज़ चीप वल्गरिटीज़, जो कि एक प्रिंटेड बुक की तरह, एक जो आप कह सकते हो चीप वल्गरिटी, मतलब कि सस्ता। चीप वल्गरिटी मतलब सस्ता, एक बहुत ही भद्दा जैसा दिखने वाला चीज़ होता था। वो उसे ये लोग स्टोर करके रखते थे, है ना?
क्योंकि भाई अब हुआ क्या, देखिए आपको सस्ता भद्दा कहने का मतलब कि चीज़ें हर किसी के जो अमीर लोग हैं वो लोग तो एक्सेस कर पा रहे हैं, बट लोगों को शौक तो रहता है ना कि वैसे ही हम भी करें। तो लोग क्या करते हैं, सस्ता वर्जन, पायरेटेड वर्जन उस तरह से, तो वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा भद्दा रहता है, तो वही चीज़ वल्गैरिटी, चीप वल्गैरिटी, है ना, विच scoffed at printed books as cheap vulgarity, ठीक है। Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copy। अब जो मर्चेंट है, जो ट्रेडर है या स्टूडेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सस्ता कॉपी कर रहे हैं, इन जो इनका जो बहुत ही सस्ते तरीके से छापा जा रहा है वो वाले कॉपी ले रहे हैं। आप लोगों ने कभी पायरेटेड बुक्स पढ़ी है या फिर सेकेंड हैंड, तो क्या होता है, सस्ता ही होता है ना। पायरेटेड बुक्स जो होती हैं उन पर थोड़ा लिखावट आपकी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब कि प्रिंट अच्छा नहीं रहेगा, पेपर अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा चाहिए तो वैसा ही टाइप से, ठीक है। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books so to many different countries। अब जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ रहा था पूरी दुनिया में, तो जो किताब बेचने वाले हैं पूरी दुनिया में, यूरोप में, वो स्टार्ट करते हैं बुक को बेचना, है ना, अलग अलग देशों में भी, ठीक है। बुक फेयर्स वेयर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। और हर जगह पे क्या है, पुस्तक मेला का आरंभ हो गया। तो आप भी देखो ठंड के मौसम में बिहार में पुस्तक मेला होता है, गांधी मैदान में, कई बार आपको पटना में होता है। उसी तरह से बुक फेयर होता क्यों है, किताबों को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा किताब पढ़े। कई तरह के लेखक आते हैं वहाँ पे, कई नई नई किताबें आती हैं वहाँ पे, तो लोग पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये चीज़ें आगे फैलती है और लोगों तक पहुँचती हैं। बुक फेयर्स वे हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे बुक फेयर्स लिए जाए ताकि लोगों के अंदर, है ना, जागृति पैदा पैदा की जाए। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स was also organized in a new way to meet the expanded demand. Scribes or skilled handwriters were no longer solemnly employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. More than 50 scribes often worked for one bookseller। अब क्या हुआ कि इसका डिमांड बढ़ रहा था, जो डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी तो बढ़ाना पड़ता है ना। तो प्रोडक्शन जो हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ जो मनुस्क्रिप्ट है, अब उसका प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, नए जो लोग आते हैं, जो कि डिमांड बढ़ रहा है, इसको पूरी करने के लिए अब स्क्राइब्ड आ रहे हैं, स्किल हैंड रिटन मटेरियल्स लोग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ जो हो रही है, अब ये कैसे हो रही है, स्किल हैंड रिटन। अब हर कोई को चाहिए वैसा राइटर, हर कोई चाहिए वैसा स्क्राइब, हर कोई को चाहिए, तो क्या होगा, अब ऐसा किसे चाहिए, आप खुद समझिए। जो बुक सेलर हैं, जो बुक प्रिंटर है, तो पब्लिशर है ना। अब उस टाइम पे मशीन नहीं है, कौन कर रहा है, इंसान ही लिख रहा है ना। तो ये जो अच्छे से कारीगर हैं, एक अलग प्रोफेशन ही शुरू हो गया, अच्छे से खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखने वालों का एक अलग ही, है ना, काम शुरू हो गया उन लोगों का। तो उन लोगों का अलग से जॉब शुरू हो गया। तो ये लोग को कौन हायर कर, बुक सेलर जो है, बुक जो प्रिंट करने वाले, वो लोगों ने इनको हायर कर लिया। तो अब केवल ये बड़े अमीर लोग या फिर एरिस्टोक्रेट्स लोगों के लिए लोग नहीं लिख रहे हैं, अब ये किनके लिए लिख रहे हैं, जो लोग बुक सेल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बुक सेलर हैं, उन्होंने तो क्या, मोर देन 50 स्क्राइब ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। अब एक किताब बेचने वाले के बार 50-50 उसके स्क्राइब लगे रहते थे बुक लिखने के लिए, क्योंकि भाई किताब की डिमांड बढ़ रही है, तो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले रहेंगे तभी तो वो लोग लिख पाएंगे और उनका बिजनेस बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी। इस कारण से ये सब चीज़ों का इसी तरह से काम बढ़ रहा था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। अब केवल हाथ से लिखा जाए, ऐसा डिमांड, ऐसा जो किताब की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, आबादी बढ़ती जा रही है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की जो कहते हैं ना, प्यास बढ़ते जा रही थी किताबें पढ़ने की। तो वो उसको कैसे पूरी की जाए, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो इस चीज़ के क्या हुआ, कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। हम देख रहे हैं ये कॉपी करना कि भाई एक बुक से दूसरा बुक को कॉपी करना, तीसरा बुक बनाना, उसमें बहुत टाइम भी लग रहा है, बहुत ही मेहनत के साथ क्या है ये, बहुत ही आपका टाइम कंज्यूम, मतलब समय भी बहुत ज़्यादा इस बिजनेस में जा रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर फ्रेजाइल, awkward to handle and could not be carried around or read easily। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे ये बड़ा ही क्या होते, ऑकवर्ड टाइप से, मतलब कि आप कहें तो बहुत फ्रेजाइल। हम हमने देखा ना पांडुलिपि, आप लोग देखा है, ताम्रपत्र पे जो लिखा होता है हमारे पास, है ना, जो पुरानी पुरानी बुक्स होती हैं, तो कितने बहुत फ्रेजाइल लगता है कि कभी भी नष्ट हो जाएंगे, कभी खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम पे वो ऐसा तरीका नहीं डेवलप हुआ था, वो सीधे लोग एक तरीके से लिखे, जैसे स्क्रॉल लगा हुआ कॉपी होता है ना एक तरफ से, वैसा टाइप से वो रहता है। तो वो एक थोड़ा दिक्कत आ रही थी उसमें। बाय द अर्ली
अब क्या होता है इस चक्कर में, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। अब इस जो डिमांड बढ़े थे तो पहले तो लोग क्या यूरोप में लिखे तो हाथों से कर रहे थे, बट जो वुड ब्लॉक वाला टेक्निक आ गया तो लोगों को लगा, अरे वाह ये भी तो अच्छा है, तो इससे तो जल्दी छपेगा, तो वुड ब्लॉक टेक्निक इस्तेमाल होने लगा। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वेर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। अब वुड ब्लॉक का बहुत प्रचलन तरीके से यूज होने लगा। वुड ब्लॉक याद है आपको ना, बिल्कुल वही तरीका जैसे हम स्टाम्प मोहर लगाते हैं ना, तो वुड ब्लॉक्स पे वो जो भी लिखना है वो छप गया। अब कितनी कॉपी छापना है बोलो, छापे जा रहे हैं छापे, उतनी सारी वुड ब्लॉक्स बना रखा है उन्होंने, वो छापते जा रहे हैं। इसमें बहुत आसानी से वो लोग बहुत सारा कॉपी आराम से छाप रहे थे विदाउट, एक बार वुड ब्लॉक बना लिया फिर कोई टेंशन नहीं, बस बहुत सारे छाप सको बुक। तो ये तो हो गया ह्यूमन तरीके से काम हो रहा था, बट वही वुड ब्लॉक के जरिए इस तरह से उन्होंने क्या क्या किया, किताबें भी छापी, प्लेइंग कार्ड्स भी छापे, जो खेलते हैं ताश पत्ते वगैरह, रिलीजियस पिक्चर जो भगवान के हो रहे हैं, या फिर सिंपल कुछ ब्रीफ है, कुछ संक्षेप में कुछ टेक्स्ट लिखना है, उन सब चीज़ों को छापा जा रहा है। देयर वॉज क्लियरली ए ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, फिर से वही बात है, अब यहाँ से भी थोड़ा सा सेचुरेशन पॉइंट आ रहा था और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी और सप्लाई अभी भी वैसा ही था, मतलब स्लो था, उतना नहीं हो पा रहा। तो अब यहाँ पे जरूरत आ रही है एक नई टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए लोग आगे खोज करनी शुरू करते हैं। तो ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी। अब ये सफलता कब प्राप्त होती है, स्ट्रासबर्ग जर्मनी प्राप्त होती है, जहाँ पे जोहान गटेनबर्ग ने डेवलप किया पहला प्रिंटिंग प्रेस 1430s में। गटेनबर्ग, जी हाँ गटेनबर्ग। तो अगले टॉपिक है हमारा गटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो अभी पहले आप इसे पढ़ लीजिए,